तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में, वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने कल अशोक का उद्भव एवं साम्राज्य विस्तार उसका देख लिया था। और आज हमको उसकी देखना है आंतरिक नीति और जो धर्म वो मानता था, यानी बौद्ध धर्म, यानी उसकी आंतरिक नीति देखना है और बौद्ध धर्म देखना है। ठीक है ना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबाइए ताकि क्या हो, ऐसा इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको बार बार मिलता रहे, आपकी तैयारी में मददगार होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है, यानी अशोक की गृह और विदेश नीति जो थी। अशोक की गृह नीति यानी इंटरनल और उसकी एक्सटर्नल जो विदेश नीति थी, वो किससे बहुत ज्यादा प्रेरित थी? वो बौद्ध धर्म से के आदर्शों से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। ठीक है ना, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म के आदर्शों से क्या थी? वो प्रेरित थी बहुत ज्यादा। ठीक है ना, वो चाहे उसकी आंतरिक नीति हो या बाहरी नीति हो। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन, ठीक है ना, जो तीसरा सम्मेलन है कहाँ हुआ था? वो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजित किया। ठीक है ना, तीसरा सम्मेलन ये अक्सर एग्जाम में पूछता ही है, जो इसके 4 सम्मेलन हुए थे। तो तीसरा सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित किया। करने वाला कौन था? अशोक था। उसने धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं, ठीक है ना, उसने धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी भेजा। तो कहां कहां भेजा? श्रीलंका में भेजा, बर्मा आदि देशों में भेजा। ठीक है ना। और ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के ब्राह्मी अभिलेख कहां मिले हैं? श्रीलंका में मिले हैं। ठीक है ना, ब्राह्मी जो अभिलेख मिले हैं श्रीलंका में, वो मिले हैं किसके? अशोक के। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, धर्म प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र, ठीक है ना, धम्म महामात्र नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति किया था। ठीक है ना, क्या नाम था उसका? धम्म महामात्र। ठीक है। और अपने साम्राज्य में न्याय कार्य करने के लिए, ठीक है ना, अपने साम्राज्य के न्याय कार्य को करने के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति करता है? राजुको। ठीक है ना, राजुको की नियुक्ति किया उसने। ठीक है ना, राजुको नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है न्याय कार्य के लिए। ठीक है ना। और इन्हें प्रजा को न केवल पुरस्कार बल्कि दंड देने का भी अधिकार था। ठीक है ना, पुरस्कार के साथ साथ दंड देने का भी अधिकार था। तो किसको अधिकार था? राजुको नामक अधिकारी को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अशोक ने संस्कृति के प्रसार की सुविचारित एवं सुव्यवस्थित नीति को क्या किया? चलाया। और उसने कहा कि धर्म का प्रचार होने से मानव जो है क्या होता है? वो देवताओं में मिल जाता है। ठीक है ना, धर्म का प्रचार प्रसार होने से मानव देवताओं में मिल जाता है, ऐसा कहना था अशोक का। अशोक ने जनजाति लोगों के निकट, ठीक है ना, जनजाति लोगों के निकट संपर्क बनाए रखा और उन्हें धर्म का पालन करने के लिए क्या किया? ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा उसने प्रोत्साहित किया कि आप धर्म को पालन करिए। कहते हैं कि वह कर्म कांडों का विशेषतः स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का क्या था? बहुत ज्यादा विरोधी था वो। ठीक ना, बहुत ज्यादा विरोधी था, स्पेशली स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा विरोधी था। उसने ऐसे तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोह पर क्या लगाया दिया था? रोक लगा दिया था। यानी बहुत ज्यादा दिखावा, तड़क भड़क वगैरह से वो क्या था? घोर विरोधी था। और इस चीजों पे क्या कर दिया था? उसने रोक लगा दिया था। और अशोक ने लोगों को एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया, बहुत अच्छा पैमाना दिया। क्या दिया? उस नारे का नाम था जियो और जीने दो। ठीक है ना, अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का क्या किया? नारा दिया था। ठीक है ना, आप भी जीजिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। इसका क्या किया? उसने पाठ पढ़ाया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है ना, तो अभिलेख को जानने से पहले अशोक वाले में 2 टर्म हमें देखने को मिलेगा, एक शिलालेख और एक अभिलेख। तो आइए समझ लेते हैं कि शिलालेख क्या होता है और अभिलेख क्या होता है। ठीक है ना, तो शिलालेख जो होता है वो केवल पत्थर पर ही लिखे जाते हैं। जो शिलालेख होता है उसको केवल पत्थर पर ही लिखे जाते हैं, और जबकि जो अभिलेख होता है, अभिलेख जो है पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते हैं। दोनों में फर्क जान लीजिएगा, क्योंकि अशोक के बारे में अभी हम अभिलेख पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम शिलालेख भी देखेंगे। तो जो शिलालेख होता है वो केवल पत्थर पर लिखे जाते हैं, और अभिलेख जो होता है पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है ना, अशोक का अभिलेख देखते हैं। तो अभिलेख में फर्स्ट पॉइंट जो है, टील पैंथर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की संख्या खोजी। ठीक है ना, अशोक के शिलालेखों की संख्या की क्या की थी? खोज की थी। और इसके शिलालेख कितने थे? टोटल 14 थे। ठीक है ना, संख्या में कितने थे?
टोटल 14 थे। तो कभी पूछे कि किसने खोज किया था उसके शिलालेखों की, तो किसने किया था? टील पैंथर ने किया था। जो हिस्टोरियन थे उनका नाम था टील पैंथर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछता है। जेम्स प्रिंसेस ने कितने में? 1837 में। 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में क्या किया था? सफलता प्राप्त किया था। तो अशोक के क्या कहते हैं, अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए, अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते थे। जो भी राजमार्ग पड़ते थे वही के आसपास जो है इसके शिलालेख हमें दिखाई देते थे। या अशोक ने इसी के आसपास में अपने शिलालेखों का निर्माण जो है वो करवाया था। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास, ठीक है ना, पत्थर के जो स्तंभ मिलते थे वो वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे, ठीक है ना, चुनार में उसको बनवाया जाता था, तैयार किया जाता था, और वहीं से जो है वो उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में, ठीक है ना, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे वहीं से। तो कहाँ तैयार कराया जाता था? वाराणसी के पास, चुनार के पास में, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 9 स्थानों पर उसके अभिलेख मिले हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 9, ठीक है ना, 14 में से 9 जो है वो साउथ में मिले हैं, जिसमें स्पेशली मिले हैं आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। 9 स्थानों पर उसके अभिलेख जो है हमें दिखाई देते हैं, अभिलेख हमें मिलते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया, ठीक है ना, यानी प्रजा को संबोधित करने वाला अभिलेखों के माध्यम से अब तक का पहला ऐसा राजा हुआ अशोक, जिसने अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को क्या क्या सीधा संबोधित किया, ठीक है ना। और अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में, जो उसके अभिलेख की कैटेगरी थी उसको 5 श्रेणियों में क्या किया? बांटा गया है। इन 5 श्रेणियों को आइए एक करके देखते हैं। तो पहला श्रेणी था दीर्घ स्तंभ लेख का, ठीक है ना, वो क्या था? दीर्घ स्तंभ लेख। दूसरा है लघु स्तंभ लेख, ठीक है ना, दूसरा क्या है? वो लघु स्तंभ लेख। तीसरा है दीर्घ शिलालेख, ठीक है ना, तीसरा जो है वो दीर्घ शिलालेख। चौथा है लघु शिलालेख, ठीक है ना, लघु शिलालेख। और पांचवा है पृथक लेख, ठीक है ना, पांचवा क्या है? वो है पृथक लेख। यानी 5 श्रेणियों में इसके अभिलेखों को बांटा गया था। तो ये रही 5 श्रेणियां। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यह अभिलेख शिलाओं पर पत्थर के पॉलिशदार शीर्ष युक्त स्तंभों पर, ठीक है ना, पत्थर के पॉलिशदार शीर्ष युक्त स्तंभों पर, गुहाओं में, और एक मामले में मिट्टी के कटोरे पर भी खुदे हुए हैं, ठीक है ना। इसके जो शिलालेख थे वो पत्थरों के पॉलिशदार किए हुए स्तंभों पर, गुहाओं में और मिट्टी के कटोरों पर भी हमें दिखाई देते हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए, प्राकृत में रचे या अभिलेख, जो इसके अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में रचे हुए। तो प्राकृत भाषा में रचे होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो आम बोलचाल की भाषा थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनमानस क्या कर सके, इसके नियम कानून को पढ़ सके, इसलिए उसने प्राकृत भाषा का यूज किया था। तो प्राकृत में रचे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित है, ठीक है ना। क्या लिखित है? ब्राह्मी लिपि में लिखित जो है वो मिलते हैं, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में यह, ठीक है ना, पश्चिमोत्तर भाग की बात किया जाए तो राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह इलाकों में पश्चिमोत्तर भाग में खरोष्ठी व अरामाइक लिपियों में है, ठीक है ना। यानी पश्चिमोत्तर भाग की अगर बात किया जाए तो खरोष्ठी और अरामाइक है, और बाकी के अधिकांश भागों में वह ब्राह्मी लिपियों में है। और अफगानिस्तान में इसकी जो भाषा है वो लिपि जो है वो अरामाइक मिली है और यूनानी मिली है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में केवल 2 मिली है, अरामाइक और यूनानी, और उसके पहले पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न वाले में खरोष्ठी और अरामाइक मिली है। तो बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। तो जाने से पहले तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे लेक्चर आपको समय समय पर मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।